एक खूबसूरत जागीर जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी थीं और उन्हीं में थीं उसके अपने माँ बाप की लाशें। वो रोते हुए कह रहा था कि वो किसी को नहीं बचा पाया। तभी आसमान में कीड़ों का एक खौफनाक झुंड आ जाता है। लेकिन ये आज नहीं, बल्कि सिस्टम का दिखाया एक भयानक भविष्य था। इस भयानक अंत को बदलने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा, जब लॉयड अपने मैनेजर बायरन के हैरान कर देने वाले काम को देख रहा था। लेकिन उसके सामने खड़े इस आदमी ने तो उसे पूरी तरह हैरान कर दिया था। उसने माइनिंग के चल रहे प्लान्स और उन लोगों के नामों की डिटेल्स को बहुत अच्छे से संभाल रखा था जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे थे। और बस हर वो चीज जो मैनेजमेंट के दायरे में आती थी, यहाँ तक कि सेल्स और प्रॉफिट का हिसाब भी उसने एकदम परफेक्ट रखा था। ये देखकर हमारा हीरो हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या ये सब उसने उसकी गैर मौजूदगी में किया है। बायरन ने जवाब दिया कि आपने ही तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, इसलिए वो बस अपना काम कर रहा था। तभी वहां एक वर्कर और उसने रिपोर्ट दी कि अंडाल फ्लोर प्रोजेक्ट का अंदरूनी काम पूरा हो चुका है और अब बस इंस्पेक्शन का इंतजार है। बाहर आकर उसने फ्लोर की एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से देखा और वहां के वर्कर्स की तारीफ की, क्योंकि इस बार काम में कोई कमी नहीं थी। ये देखकर लॉयड तो उसे बस देखता ही रह गया और पूरी तरह हैरान था। जिस आदमी को वो बेकार समझ रहा था, वो तो बेहद काबिल निकला। अगर वो आज के मॉडर्न कोरिया में पैदा हुआ होता तो शायद किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होता। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को बैरन और बैरनेस खुद संभाल रहे थे। इन दोनों में एक जागीर के मालिक होने से कहीं बढ़कर कमाल का हुनर था, जिसे देखकर हमारे हीरो को एहसास हुआ कि जब किस्मत मेहरबान होती है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अब जो कुछ उसने कमाया था, उससे वो कर्ज चुकाने में कामयाब रहा और उन बेवकूफ पड़ोसियों को भी बिना किसी परेशानी के पैसे देता रहा, जिससे वो बेहद खुश था कि अब ऐश और आराम वाली उसकी रिटायरमेंट लाइफ बस आने ही वाली है। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी घमंडी और अजीब सी मुस्कान देखकर जावियर का मन कर रहा था कि वो उसे खींचकर दो चार थप्पड़ लगा दे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, उन दोनों को एक तुरही की आवाज सुनाई दी। और सबसे बुरी बात यह थी कि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। जब उन्होंने देखा तो घोड़े पर ही झंडा हाथ में लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। हमारा हीरो इस फालतू के दिखावे से चिढ़ गया और सीधे काम की बात पर आना चाहता था, क्योंकि उसे अंदर से बहुत बुरा एहसास हो रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी उस आदमी ने राजा का पत्र पढ़ना शुरू किया। क्रेमो शहर में उसने जो बहादुरी दिखाई थी और वहां के रईसों और आम लोगों को बचाने के लिए जो कोशिशें की थीं, उन्हें राजा ने खुद नोटिस किया था। और अब राजा उन दोनों हीरो से मिलना चाहते थे जिन्होंने मिलकर गीगा टाइटन को धूल चटाई थी। ये सुनकर उसके पिता तो फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन लॉयड समझ गया था कि यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर कोई एक चीज उसने आर्मी में सीखी थी, तो वो ये थी कि कभी भी जरूरत से ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए। एक बार उसके एक सीनियर को पता चल गया था कि वो पास ही में एक सिविल इंजीनियर है, तो उसने उसे एक सोना बाथ बनाने के लिए कह दिया। उसने उसे बनाने के लिए पागलों की तरह पढ़ाई की और दिन रात एक कर दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वो सोना जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बन गया था। जिसके बाद सीनियर्स ने उससे एक के बाद एक कई अजीबोगरीब फरमाइशें करना शुरू कर दिया। अब ये सुनकर कि उन्हें महाराज के दरबार में हाजिर होना है, उसे पछतावा हो रहा था कि उसने समंदर में वो प्लेटफॉर्म क्यों बनाया। शाही बग्घी के अंदर बैठा वो पूरी तरह मायूस महसूस कर रहा था। तभी झावियर ने कहा कि वो ऐसा मुंह लटकाए बैठा है जैसे उसे फांसी दी जाने वाली हो, जो कि काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि उसका मालिक तो आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में यही सोचता कि महाराज से कितने पैसे ऐंठे जा सकते हैं। इस बात ने उसके बेरंग चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ला दी, क्योंकि उसने नॉवेल पढ़ी थी और वो अच्छे से जानता था कि आगे क्या क्या होने वाला है। अगर वो इन सब बातों का फायदा अपने हक में उठा पाया, तो वो महारानी से ज्यादा पैसे ऐंठने में जरूर कामयाब हो जाएगा। महल पहुंचकर लॉयड और झावियर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो महारानी की खूबसूरती देखकर लॉयड को लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। तभी जब हमारे हीरो ने अपना परिचय दिया, तो महारानी ये जानकर हैरान रह गईं कि यही लॉयड फ्रोंटेरा है, क्योंकि उसके और उसके साथी के चेहरे पर एक अलग ही शाही चमक थी। साथ ही उन्होंने हावियर के अंदर से बहते हुए एक अलग ही माना फ्लो को महसूस किया और वो उन्हें अपने साथ मुकाबला करने के काबिल लगा, जैसा कि साम्राज्य के दो सबसे महान मार्शल मास्टर्स में से एक से उम्मीद की जा सकती थी। उन्होंने तुरंत ही भांप लिया कि हावियर बेहद खास है। ऐसा लग रहा था कि झूठी तारीफें उन पर काम नहीं करेंगी। महारानी उसके दिखाए हौसले और निस्वार्थ भाव की कद्र तो करती थीं, लेकिन वो किसी इंसान को दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों देखी परख से आंकती थीं। और जैसा कि हमारे हीरो ने पहले ही सोच रखा था, वो उसकी काबिलियत का इम्तिहान लेना चाहती थीं।
अब वो मौका सामने आ चुका था जिसकी उम्मीद लॉयड कर रहा था। अगर उसने ये टेस्ट पास कर लिया तो महारानी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट पक्का था। इसलिए महारानी ने पूछा कि उनके हिसाब से शाही राजधानी में सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए। भले ही हमारा हीरो यहाँ अभी अभी आया था, पर नॉवेल पढ़ने की वजह से उसे सब कुछ पहले से पता था। महारानी को लगता था कि अगर वो सच में काबिल है तो शाही महल में कदम रखते ही वो समझ जाएगा कि इस वक्त सबसे जरूरी काम इस टूटे फूटे महल की मरम्मत करना है। कम से कम वो तो यही सुनना चाहती थी। लेकिन लॉयड ने सीधे कह दिया कि इस समय सबसे जरूरी काम मैजेंटा नदी पर पुल बनाना है। ये सुनकर महारानी ने उसकी तरफ काफी नाखुश होकर देखा। हमारा हीरो जानता था कि ये वो जवाब नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उसके मिजाज को देखते हुए ये टेस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। महारानी मेजेंटा बेहद रसूखदार और असीमित ताकतों की मालिक थीं, जो एक बेहद सहनशील, न्यायप्रिय और निष्पक्ष महिला थीं, जो बिना किसी भेदभाव के सबकी बात सुनती थीं। उन्होंने पूछा कि आखिर पुल बनाना क्यों जरूरी है। इस पर हमारा हीरो बोला कि बाकी लोग शायद अलग सोचें और कहें कि शाही महल की मरम्मत सबसे जरूरी है। वो जानता था कि एक गुस्सैल ड्रैगन ने महल के 2 मीनारों को जमींदोज कर दिया था, जिसकी वजह से छत का पूरा भार बहुत बढ़ गया है और ये भारी वजन जमीन और खंभों पर दबाव डाल रहा है, जिससे ये धीरे धीरे ढह रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा हीरो कहता है कि मरम्मत का काम टाला जा सकता है और पुल का निर्माण कहीं ज्यादा जरूरी है। महारानी समझ गईं कि वो उनके मन की बात जानकर भी जानबूझकर अलग जवाब दे रहा था, जबकि हमारा हीरो ये बात अच्छे से जानता था कि महारानी को उसके इस इरादे की भनक लग चुकी है। महारानी एक दहाड़ते हुए शेर की तरह अपना रौब दिखा रही थीं, तो दूसरी तरफ लॉयड एक मासूम पिल्ले की तरह बस कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पाने की जुगत में लगा था। उसने बताया कि मैजेंटा नदी पर बना मौजूदा पुल अब तक 20 बार दोबारा बनाया जा चुका है और वो अक्सर ढह जाता है, क्योंकि वो वसंत के मौसम में बढ़ते पानी के बहाव को झेल नहीं पाता। इसलिए वो महारानी से एक ऐसा नया पुल बनाने का मौका मांगता है जो कभी नहीं टूटेगा, जो कि साफ तौर पर एक मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहा था। ये देखकर कि सामने खड़े शख्स ने सीधे उनके फैसले पर उंगली उठाई, तो वो पसंद आने लगा और उन्होंने इस पुल के बारे में और जानने की इच्छा जताई। महारानी ने चारा निगल लिया था और ये देखकर लॉयड मन ही मन अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। वो जानता था कि महारानी को चापलूसों से सख्त नफरत थी और वो सिर्फ उन लोगों पर भरोसा करती थीं जो अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन आगे चलकर उन्हें अपने ही किसी करीबी से धोखा मिलेगा और वो अपना एक हाथ खो बैठेंगी, जिसके बाद वो एक बेरहम कातिल तानाशाह बन जाएंगी। पर ये 3 साल बाद की बात है। महारानी पूछती हैं कि अगर पुल गिर गया तो वो क्या करेगा। मन ही मन तो लॉयड अपना बोरिया बिस्तर समेटकर देश छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगा देता है और बदले में जब तक उसका पुल खड़ा रहेगा वो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता है। वो लाल बालों वाली, जिसने अब तक अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया था, हल्की सी मुस्कान के साथ पुल बनाने का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। तभी लॉयड अपनी जेब में हाथ डालकर एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है। महारानी पूछती हैं कि क्या उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, और वो इस बात से भी हैरान थीं कि उसने इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तैयार भी कर लिया। हमारा हीरो बड़ी विनम्रता से कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर उसने पूरी ईमानदारी से पुल नहीं बनाया तो वो उसके साथ जो चाहें कर सकती हैं, और वो इसे महारानी के प्रति एक आम नागरिक का वफादारी का वादा मानता है। महारानी आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती हैं और उन्हें अजीब लगता है कि वो उसकी बातों में आ गईं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। शुक्रिया अदा करने के लिए हमारा हीरो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए अजीब तरह से झुककर सलाम करता है। महल के बटलर के पीछे पीछे चलते हुए लॉयड खुशी से झूमते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसने महारानी से हासिल कर लिया था। झावियर उसे थोड़ा संभल कर रहने को कहता है, क्योंकि अगर महारानी चाहती तो उसका सिर धड़ से अलग करवा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो महारानी के पास खड़ा था कहता है कि वो लड़का काफी समझदार है। महारानी को भी लगता है कि वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक है। जब कायलर पूछता है कि क्या उन्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो शुरू से जानता था कि वो उन्हें हरा सकता है, तो महारानी मना कर देती हैं, क्योंकि वो उन्हें थोड़ा बेचारा और प्यारा लगा। कुछ दिनों बाद लॉयड अपनी पीठ पर एक बड़ा सा थैला लादे निकलने की तैयारी करता है। झावियर पूछता है कि क्या उसका अकेले जाना ठीक रहेगा, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसके बिना जाना और भी अच्छा है, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही इलाके की सभी लड़कियों को अपनी तरफ खींच लेती। उसकी माँ ने उसे एक थैला सौंपने को कहा था जो कंबल और कपड़ों से भरा था, और ये उसके छोटे भाई जूलियन के लिए था। जैसे ही वो उससे मिलने जाता है, हमारा हीरो याद करने की कोशिश करता है कि नॉवेल में आगे क्या हुआ था। कहानी के इस मोड़ पर बैरन पहले ही सब कुछ खो चुका था और उसका छोटा भाई शायद स्कूल से निकाला जा चुका था और रात को किसी सुनसान गली में भटकते हुए मर गया था।
ये सोचकर लॉयड को लोगों की जान बचाने का अपना ये काम बहुत शानदार लगता है और वो ढूंढने निकल पड़ता है अपने भाई को, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। रॉयल एकेडमी पहुंचने के बाद लॉयड अपने भाई को बड़े कौतूहल से देखता है। हालांकि वो झावियर की ही उम्र का है, पर दिखने में बिल्कुल किसी बौने जैसा लगता है। और वो जिस तरह से उसे देख रहा था, उससे लगता था कि उसने पहले लॉयड के हाथों काफी दुख झेले हैं। हमारा हीरो फैसला करता है कि वो ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा और ऐसा दिखावा करेगा जैसे वो सुधर गया हो। शायद तब झावियर को उस पर ज्यादा शक नहीं होगा और वो कपड़ों से भरा थैला उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि इसे माँ ने भेजा है। जूलियन को ये बहुत अजीब लगता है कि लॉयड ने उसे कोई गाली नहीं दी। इसके अलावा वो सोचता है कि क्या वो सच में सिर्फ माँ के कहने पर यहाँ आया है। तभी सिस्टम चेतावनी देता है कि उसका भाई उसकी पहचान पर शक कर रहा है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा दयालु बन रहा है। असली लॉयड की तरह दिखने के लिए हमारा हीरो उसे गाली देते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन जूलियन को उसका ये बर्ताव और भी अजीब लगता है, क्योंकि वो बिना हाथ उठाए ही चला गया। जाने से पहले लॉयड उसे याद दिलाता है कि माँ ने उसे झावियर के साथ लंच करने को कहा था। भले ही उसे ये सब एक झंझट लग रहा, सवाल करता है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है। तो लॉयड कहता है कि माँ ने कहा था इसलिए वो उसे लंच पर ले जाएगा। रेस्टोरेंट पहुंचने पर उसका भाई उस पर हद से ज्यादा शक कर रहा होता है। वो ऑर्डर करता है एक साधारण सा सेट, लेकिन हमारा हीरो उसे कुछ महंगा ऑर्डर करने को कहता है, क्योंकि वो रोज रोज ऐसी जगहों पर नहीं आता। जूलियन सोच में पड़ जाता है कि ये इतना नॉर्मल बर्ताव क्यों कर रहा है। पहले तो वो सिर्फ आंखें मिलाने पर ही उसे पीट दिया करता था, और जब लॉयड कहता है कि उसने शराब पीना छोड़ दिया है, तो उसे ये बात और भी अजीब लगती है। गीगा टाइटन के हमले से बचाया है। उस वक्त जूलियन को लगा था कि ये कोई झूठी अफवाह है, या फिर उसने क्रेडिट चुरा लिया है किसी ऐसे काम का जो झावियर ने किया हो। लेकिन उसका ये बदला हुआ बर्ताव देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे वो कोई दूसरा इंसान हो। तभी अचानक जूलियन के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो आदमी उससे पूछता है कि उसके जैसा मामूली इंसान यहाँ क्या कर रहा है। जब वो सफाई देने की कोशिश करता है, तब भी वो आदमी उसे लगातार मारता रहता है और कहता है कि एक गरीब बैरन को ऐसी जगह खाना चाहिए जहां वो किसी को दिखाई ना दे। हमारा हीरो आसपास देखता है, तो वहां दो स्टूडेंट्स इस पूरे तमाशे पर हंस रहे होते हैं। वहां टीचर्स और स्टाफ भी मौजूद हैं, लेकिन वो सब इस बात को पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। कहने को तो ये एक एकेडमी है, लेकिन यहाँ सिर्फ खानदान के रुतबे को ही अहमियत दी जाती है। लॉयड सोचता है कि क्या उसे बीच में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ उसके भाई की जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। तभी अचानक वो स्टूडेंट जो उसके भाई को पीट रहा था, वो शेखी बघारते हुए कहता है कि उसके परिवार के पास मशहूर लेकोना पेंटेड फैब्रिक का टाइटल है। तुरंत ही लॉयड समझ जाता है कि ये लड़का विस्काउंट लकोना का बेटा है, और एक बार फिर उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो जरूर कोई खुराफात सोच रहा है। लॉयड उसके पास जाता है और पूछता है कि उसका बाप कौन है। वो सुनहरे बालों वाला डॉन कहता है कि वो दयालु और बुद्धिमान विस्काउंट लकोना है, और वो उसे रास्ते से हटने को कहता है। लेकिन अगले ही पल उसे एक ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि उसके दो दांत बाहर आ जाते हैं। लकोना का बेटा हवा में उड़ता हुआ सीधा रेस्टोरेंट के दूसरे कोने पर जा गिरता है। ये तो बिल्कुल एंटी वॉर स्लैप था, लेकिन सिस्टम कहता है कि ये कोई ऑफिशियल स्किल नहीं है। एक दूसरा स्टूडेंट लॉयड पर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एलीट यूनियन के मेंबर पर हाथ उठाने की, लेकिन उसे भी एक ऐसा तमाचा पड़ता है कि उसका एक दांत टूट जाता है। तभी सेकेंड ईयर का सबसे बेहतरीन फाइटर माना जाने वाला एक और स्टूडेंट सामने आता है, लेकिन उसे भी ढेर कर दिया जाता है सिर्फ एक ही थप्पड़ रहे हैं। वो जुड़वा भाई भी एक साथ पिट जाते हैं, और वो बंदा भी जिसने उनका इंट्रोडक्शन दिया था, वो भी मार खाता है। यहाँ तक कि वो दोनों भी जो जूलियन की हालत पर हंस रहे थे, वो भी बुरी तरह पिटते हैं। तभी लेकोना जूनियर हमारे हीरो के पीछे से आता है और उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि लॉयड उसे ऐसे देखता है जैसे वो अभी उसकी जान ही ले लेगा। वो लेकोना जूनियर को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, उसका भाई उसे रोक लेता है। जूलियन को चिंता होने लगती है कि इस सब के बाद स्कूल में उसे और भी ज्यादा डराया धमकाया जाएगा। लेकिन हमारा हीरो चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है कि अगर वो मर गए तो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। जूलियन ये देखकर हैरान रह जाता है कि कोई ऐसी बात इतने हंसते हुए कैसे कह सकता है, वो भी इतनी प्यारी मुस्कान के साथ है, और सोचता है कि उसने हाई स्कूल में ऐसे कई लड़के देखे हैं। ऐसे लोगों का सबसे बेहतरीन इलाज सिर्फ मौत का डर ही है। तभी वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं और उसे तुरंत रुकने का हुक्म देते हैं।
एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये एक पवित्र एकेडमी है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हमारा हीरो, जो अभी भी वी काउंट के बेटे को एक शैतान की तरह दबोचे हुए था, अपने भाई को डरा देता है, जिसे लगता है कि वो अब इन गार्ड्स पर भी हमला कर देगा। लेकिन उसे हैरान करते हुए लॉयड का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है और वो शांति से खुद को बैरन आर्कोस फ्रोंटेरा का बेटा बताता है। वो इस हंगामे के लिए माफी मांगता है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो तो बस महारानी के सम्मान की रक्षा कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी इसे बकवास बताता है और पूछता है कि महारानी के नाम को बदनाम करने की हिम्मत भला कौन करेगा। लॉयड कहता है कि लेकोना का बेटा उसके भाई को डरा धमका रहा था और वो वहां मौजूद एक टीचर की तरफ इशारा भी करता है जिसने ये सब देखा था। लेकिन चूंकि उसे सजा देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे खुद बीच में आना पड़ा। और इसकी वजह साफ है कि उस टीचर ने कुछ क्यों नहीं किया। इस एकेडमी के स्टाफ को रईसों ने खरीद रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की खबर ना हो, लेकिन वो लोग ऐसे मामलों को बस अनदेखा कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि इस सब का महारानी से क्या लेना देना है। हमारा हीरो कहता है कि उसके भाई का अपमान करना उसका खुद का अपमान करने जैसा है, और यहाँ तक कि महारानी का भी अपमान है, क्योंकि वो एक शाही मेहमान है। जैसे ही वो बूढ़े लोग उस शाही प्रतीक को देखते हैं, वो सब तुरंत उनके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। लॉयड कहता है कि वो लोग अब सारा मामला समझ गए होंगे और वहां से जाने लगता है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी बाद में जूलियन को सजा देने की प्लानिंग करता है, क्योंकि ये शाही न्योता तो बस कुछ समय के लिए है। लेकिन जैसे ही वो लॉयड के चेहरे की तरफ देखता है, तो उसे फिर से वही खौफनाक शैतानी चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो डायरेक्टर बुरी तरह डर जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए जूलियन पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लॉयड जवाब देता है कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे हैं ताकि उसके लिए छुट्टी मांग सके। जाहिर है, जूलियन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि वो उसकी जिंदगी और कितनी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन लॉयड जवाब देता है कि ये जगह जल्द ही पढ़ाई के लिए ठीक नहीं रहने वाली, इसलिए उसे इस मौके का फायदा उठाकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए और अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। महल में झावियर जूलियन को समझाता है कि अगर लॉयड ने उसके लिए कोई प्लान बनाया है, तो उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। वो ये भी बताता है कि गीगा टाइटन को हराने का प्लान पूरी तरह से छोटे मालिक ने ही बनाया था, और यही नहीं, खदानें बनवाई और जंगली ऑक्स के साथ दोस्ती भी की। वो भाई जिसे वो जानता था, अब पूरी तरह बदल चुका है, और लॉयड दरवाजे के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये सोचकर खुश होता है कि झावियर उस पर कितना भरोसा करता है। लेकिन जल्द ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है जब वो दोनों उसे गालियां देने लगते हैं। तभी जूलियन पूछता है कि क्या सच में कोई इतनी अचानक बदल सकता है। झावियर को पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसने मान लिया है कि लॉयड कोई बहरूपिया है जो छोटे मालिक का रूप धरकर आया है। ये सुनकर हमारा हीरो काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो किसी भी पल पकड़ा जा सकता था। जूलियन पूछता है कि क्या ऐसा करने के लिए किसी ने काली जादूगरी का इस्तेमाल किया होगा। जावियर जवाब देता है कि इसकी पूरी आशंका है और उसने एक किताब में भी इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है। इसी वजह से उसने जांच की थी कि क्या लॉयड के शरीर में कोई अजीब माना फ्लो हो रहा है। हमारा हीरो सोचने लगता है कि उसने ऐसा कब किया, और पकड़े जाने के डर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से खावियर को उसके शरीर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। खावियर उससे ये सब भूलने के लिए कहता है, क्योंकि ये बस एक बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थ्योरी है। हमारा हीरो अच्छे से जानता है कि शायद खावियर ने दरवाजे के पीछे उसकी मौजूदगी को भांप लिया है। ये एक तरह से की असली पहचान पर शक कर रहा है। जूलियन कहता है कि उसने पहली बार परिवार के कर्ज के बारे में सुना है। उसे लगता था कि सिर्फ उसे ही पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन लॉयड ने अकेले ही परिवार को उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया, इसलिए वो कम से कम थोड़ी तारीफ का हकदार तो है ही। हमारा हीरो अपने भाई से अभी अभी ढेर सारे आरपी पॉइंट्स कमाने के बाद सोचता है कि अब जूलियन उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनेगा। वो तुरंत कमरे के अंदर जाता है और जूलियन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैसा कि उसने पहले कहा था, वो कड़ी मेहनत करवाकर उसके शरीर को ट्रेन करेंगे। लॉयड पुल के सस्पेंशन केबल बनाने का पहला कदम समझाता है। सबसे पहले मिट्टी को फैलाओ और उसे तब तक पीटो जब तक कि वो 90 सेंटीमीटर के पिज्जा जैसी न बन जाए। फिर उसमें धूल और पत्थर भरो और उसे सांप को खाने के लिए दे दो। वो सांप पिघली हुई धातु बाहर निकालेगा और पैडोन उसे आपस में जोड़कर लपेट देगा। इसके बाद केबल बनाने की सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। हमारा हीरो उसे फावड़ा थमाता है और कहता है कि ट्यूटोरियल खत्म हुआ। कंस्ट्रक्शन में ये काम सबसे जरूरी है, और अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बाकी का सारा काम चौपट हो जाएगा। जूलियन पूछता है कि वो इतना जरूरी काम उसे क्यों सौंप रहा है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल साफ है।
वो एक फ्रंटेरा है, इसलिए उसे समझदार और जिम्मेदार होना ही चाहिए। महल के बाहर लॉयड जानता है कि मॉडर्न पुल बनाने का आइडिया तो बहुत शानदार है, लेकिन अपने तमाम ज्ञान के बावजूद इसे अकेले बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना नामुमकिन होगा। इसका मतलब है कि उसे इस दुनिया के जानकारों की मदद लेनी होगी। इससे पहले कि वो कुछ भी मांग पाता, मास्टर कारीगर उसकी गुजारिश को सीधे खारिज कर देता है। लॉयड पहले से जानता था कि ये बूढ़ा बेहद जिद्दी है और सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम करता है जो उसे पसंद आए। इसलिए उसने उससे मिलने की पूरी तैयारी कर रखी थी और वो मासूमियत से उसे नए पुल का प्रोजेक्ट दिखाता है। जैसे ही वो बौना उसका प्रोजेक्ट देखता है, वो तुरंत उसे रुकने के लिए कहता है कि अगर उसने बिना सही मजबूती के ऐसा कुछ बनाया तो वो टूट जाएगा। हमारा हीरो कहता है कि जब पुल गिरेगा तो उस पर मौजूद हर कोई मारा जाएगा, और जब उसका सिर धड़ से अलग किया जा रहा होगा तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि इसका असली गुनहगार महान कोर्टेगास है, जिसने ट्रस्ट बनाने में उसकी मदद नहीं की थी। वो बौना पूछता है कि क्या वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉयड कहता है कि ये तो बस एक महान गुरु के ज़मीर से की गई एक छोटी सी अपील है। आखिरकार वो मान जाता है और नक्शे दिखाने के लिए कहता है। करीब से देखने पर उसे अच्छी तरह समझ आ जाता है कि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो पूरे साम्राज्य में इस काम को अंजाम दे सकता है। हमारा हीरो एक कातिलाना लुक के साथ कहता है कि इसीलिए तो उसने उससे मदद मांगी थी। वो बौना कहता है कि इस चीज ने उसका ध्यान खींचा है और वो इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जहां जूलियन केबल्स पर काम कर रहा था, वहीं शाही वर्कशॉप ट्रस बनाने में जुटी हुई थी। तो अब बस एक ही चीज बची थी जिस पर काम करना था, और वो था टावर्स का सस्पेंशन। लॉयड और घ्यावियर जमीन पर मैना ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ रईस अचानक रोक देते हैं, जो उस पर महारानी का खजाना चुराने का आरोप लगाते हैं। हमारा हीरो जाहिर तौर पर हैरान रह जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब पहले से ही तय था, क्योंकि वो लोग खुद महारानी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंच जाते हैं। उस सभा कक्ष में महारानी दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलें पेश करने का आदेश देती है, और सबसे पहले बोलने की बारी गिल्ड की होती है। विक्टर कहता है कि मैगना ब्रिज को गिल्ड के पिछले लीडर ने बनाया था, जो पिछले 30 सालों से मजबूती से खड़ा है। वो समझाता है कि इसके स्ट्रक्चर में नुकीले खंभे बनाए गए थे ताकि पानी के तेज बहाव को धीमा किया जा सके, जिससे इसका गिरना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि लॉयड जानता है कि ये पुल आखिरकार गिर ही जाएगा, क्योंकि ये जानकारी उसे नॉवल से मिली थी, लेकिन वो दूसरों के सामने आने वाले कल का खुलासा इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए वो सीधे गिल्ड लीडर से ही पूछ लेता है कि ये सब बोलने के लिए उन्हें कितने पैसे मिले हैं। उसका ये घबराया हुआ चेहरा देखकर हमारे हीरो को पूरा यकीन हो जाता है कि उसे रिश्वत दी गई है, और उसे याद आता है कि कोरिया में जब कोई नेता और बिजनेसमैन मिलते हैं, तो या तो नेता बिजनेसमैन से पैसे लेता है या फिर बिजनेसमैन नेता को रिश्वत देता है। इस मामले में भी दूसरा वाला रास्ता ही चुना गया है, जहां वो सारे अधिकार छीनकर पूरे बजट पर कब्जा करना चाहते हैं। उसका ये बिना किसी सबूत का आरोप महारानी को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वो कहती हैं कि उनकी मौजूदगी में बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो तुरंत लॉयड पर शाही मुकदमा चलाने का आदेश दे देती है। उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है और उसका सिर सीधे मौत के फंदे के नीचे रख दिया जाता है। महारानी उनके दरबारियों का अपमान किया है, इसलिए उसे अपना सम्मान वापस साबित करना होगा। ये नजारा देखकर झावियर जरूरत पड़ने पर लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है। महारानी उनसे उनके आखिरी शब्द पूछती है, और लॉयड कहता है कि जो भी गुनहगार साबित हो, उसके पूरे खानदान का खात्मा कर दिया जाए। ये सुनकर झावियर हालात को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। महारानी है कि क्या वो इस बात से सहमत हैं, और वो दोनों पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि यही सही रहेगा। ऐसे हालात में झावियर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, महारानी कहती हैं कि उन्हें अपने दरबारियों की बेगुनाही साबित करनी होगी, और वो तुरंत 4 जादूगरों को गिल्ड लीडर को घेरने का हुक्म दे देती हैं। मानो उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। लॉयड के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। महारानी सच उगलवाने के लिए उन पर कन्फेशन स्पेल इस्तेमाल करने का आदेश देती हैं। ये देखकर डेविड पूरी तरह घबरा जाता है और उनसे थोड़ा रुकने की भीख मांगता है। उन दोनों को उस स्पेल की चपेट में आते देख लॉयड किसी पागलों की तरह हंसने लगता है, और अगले ही दिन उन दोनों आदमियों को सरेआम चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। हमारे हीरो ने सिर्फ उन दोनों को ही उनके गुनाहों की सजा दी, क्योंकि उनके परिवारों की कोई गलती नहीं थी। ये सोचते हुए कि वो कितना भला और दूसरों का भला चाहने वाला इंसान है। सच बताने के इनाम के तौर पर महारानी पुल के निर्माण के लिए साम्राज्य के सारे मजदूरों को सौंप देती है। महान जादूगर पत्थरों के भारी भरकम ब्लॉकों का वजन कम करने के लिए ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे निर्माण का काम बेहद तेज हो जाता है।
बैंगुल को सस्पेंशन रोप यानी लटकती हुई रस्सी को दूसरी तरफ ले जाने का काम सौंपा जाता है, जो नदी को जल्दी से पार करने के लिए अपने ज्वालामुखी वाले धमाके का इस्तेमाल करती है, जबकि पडंग उसे थामे रखता है। निर्माण के इस अनोखे और शानदार तरीके को देखकर जूलियन कहता है कि उसका भाई वाकई कमाल का है। झावियर को भी ऐसा ही लगता है और वो कहता है कि भले ही वो पहली बार इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसने हर दिन इसे बखूबी संभाला है। पहले जूलियन का शरीर काफी कमजोर होने की वजह से वो स्वॉर्ड आर्ट नहीं सीख पाता था, लेकिन अगर देखा जाए उसके शरीर की मौजूदा हालत को, तो ये अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महारानी कहती हैं कि इस पुल का नाम लोझावी रखा जाएगा, जो लॉयड और जेवियर के नामों को मिलाकर बना है। वो साथ ही उसे मास्टर बिल्डर का खिताब भी देती हैं, जिससे वो ड्वार्फ चिढ़ जाता है, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म तो उसने बनाया था। लॉयड सोचता है कि सिर्फ कमीशन के पैसों से ही उसका सारा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी रुकावट खड़ी है। महारानी शायद ये सोच रही हैं कि अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर वो अब नाकाम हो गया, तो एक अमीर और आलसी जमींदार बनने का उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए वो काम से बचने और जूलियन के साथ साथ एकेडमी की मदद करने के अपने प्लान को अमली जामा पहनाएगा। महल वापस लौटकर महारानी समझौते के अपने हिस्से को पूरा करती हैं और लॉयड को एक नोबल का खिताब और जागीरें सौंप देती हैं। महल के दरबारी इस बात से जरा भी खुश नहीं थे। महारानी को ये बात स्वाभाविक लगती है, क्योंकि उसने दूसरे दरबारियों को जो डुबोया था। हमारा हीरो कहता है कि वो इससे कुछ बड़ी चीज मांगना चाहेगा और बताता है कि अगर वो उसकी इस मांग को जायज समझे, तो वो खिताब और जागीर का ये ऑफर वापस भी ले सकती हैं। इससे महारानी के मन में ये जानने की उत्सुकता जाग उठती है कि आखिर वो क्या प्रस्ताव रखने वाला है। फिर भी, चाहे ये धूर्त कुछ भी क्यों न मांग ले, उनकी ये इच्छा लेगी। हमारा हीरो रॉयल एकेडमी की पूरी तरह से सफाई करने की इच्छा जताता है, जो इस समय भ्रष्टाचार, असमानता और घटिया हरकतों से भरी पड़ी है। पढ़ाई करने के बजाय छात्र सिर्फ अपने रुतबे का इस्तेमाल छोटे दर्जे के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। वहां के टीचर्स और सुपरवाइजर्स इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन इसे अनदेखा करना चुनते हैं, जिससे संस्थान के भीतर सामाजिक खाई और गहरी होती जा रही है। ये सुनकर हेडमिस्ट्रेस और वहां मौजूद दरबारी हैरान रह जाते हैं। पेश करता है लॉयड द्वारा की गई 4 महीने की जांच के नतीजे, जो बेनकाब करते हैं एकेडमी के उन सभी भ्रष्ट दरबारियों और कर्मचारियों को। ये सुनकर दरबारी दावा करने लगते हैं कि वो झूठ फैला रहा है और रॉयल एकेडमी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका ये दावा खुद उनके डेथ वारंट पर दस्तखत करने जैसा साबित होता है, क्योंकि क्वीन उन पर सच उगलवाने वाले स्पेल इस्तेमाल करने का हुक्म दे देती हैं। इससे और भी कई दरबारी इस सरेआम होने वाली कार्रवाई की चपेट में आ जाते हैं। इस एकेडमी के अंदर क्वीन अपने सैनिकों के साथ मिलकर पूरी सफाई कर रही हैं, ताकि वो अपनी सरजमीन से इन सारे गंदे चूहों का सफाया कर सकें। वहीं लॉयड दूर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान होती है। तभी झवियर उससे पूछता है कि क्या वो दरबारियों को सजा मिलने की वजह से मुस्कुरा रहा है, लेकिन असलियत में उसकी खुशी की वजह यह होती है कि क्वीन से पीछा छुड़ाकर आराम की जिंदगी जीने का उसका प्लान काम कर गया है। तभी अचानक शाही बॉडीगार्ड एक पैगाम लेकर वहां आता है कि वो जब चाहे अपने घर जा सकता है, लेकिन उसे कल रात के जश्न में शामिल होना ही होगा। इसके अलावा क्वीन को काम से बचने का उसका ये प्लान काफी पसंद आया है और वो एक आलसी की तरह जीने की उसकी इच्छा का सम्मान करती हैं। ये सुनकर लॉयड थोड़ा हैरान रह जाता है कि वो अब तक क्वीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। तभी जब वो उस बॉडीगार्ड को जाते हुए देखता है, तो झावियर से पूछता है कि क्या उसे उसके आने की आहट महसूस नहीं हुई। इस पर जवाब साफ तौर पर ना होता है, क्योंकि वो आदमी एक मास्टर तलवारबाज है। खैर, अब चलते हैं वापस लॉयड के कमरे में, जहां जूलियन उससे पूछता है कि क्या उसने दिएगो को ये सब सोचकर ही मारा था। तो इसका जवाब हाँ में होता है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो एकेडमी की जांच करेगा, जिसके निर्माण के बाद उसे पूरा भरोसा था कि क्वीन उस पर विश्वास करेंगी और उसका ये प्लान काम कर जाएगा। जूलियन उससे कहता है कि अब उसे उसे गाली देने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब वो उसे एक ऐसे भाई के रूप में देखता है जिस पर वो गर्व कर सके। लॉयड उसकी इन बातों से काफी प्रभावित होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ये बातें इतनी बकवास थीं कि उसे उल्टी आने लगी। खैर, रात को आखिरकार जश्न का शानदार भोज शुरू होता है। हमारा हीरो क्वीन की नजरों से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ ही लेती हैं और उसे अपने पास आने के लिए कहती हैं। वो मजाक में कहती हैं कि इस तरह छिपकर वो बिल्कुल एक झिंगुर जैसा लग रहा है, और झावियर भी उनकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है कि वो वाकई वैसा ही दिख रहा है।
ये सुनकर लॉयड इस बात से चिढ़ जाता है कि झावियर काफी राहत महसूस कर रहा है। तभी क्वीन उसे एक बार फिर अपने और करीब आने का हुक्म देती आगे बढ़ता है। लेकिन क्वीन उसे और भी ज्यादा करीब आने के लिए कहती हैं, जिससे लॉयड काफी असहज महसूस करने लगता है। तभी क्वीन उसकी तरफ झुकती हैं और उसके कान में फुसफुसाती हैं कि अगर कभी उसका इरादा बदले तो वो जब चाहे उनसे मिलने आ सकता है। ये बात हमारे इस लालची इंसान को काफी खुश कर देती है। भले ही आराम की जिंदगी अच्छी है, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा ठिकाना है जहां वो पैसे की जरूरत पड़ने पर कभी भी लौट सकता है। तभी जब वो खुशी खुशी खाना खा रहा होता है, उसे अचानक याद आता है कि 3 साल बाद क्वीन आएंगी, जिससे उसका ये ठिकाना और सारी जायदाद गायब हो जाएगी। ठीक इसी पल लॉयड सुनता है कि काइलर कह रहा है कि ये जश्न सूरज उगने तक जारी रहेगा। ये सुनते ही हमारे हीरो को याद आता है कि इस लाइन का असल मतलब क्या है। दरअसल ये क्वीन की हत्या की साजिश रचने वालों का एक सीक्रेट कोड है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सब तो 3 साल बाद होने वाला था। और दूसरी बात ये कि क्वीन की हत्या का ये सीक्रेट कोड शाही गार्ड के मुंह से क्यों निकल रहा है। कुछ देर बाद क्वीन अपने कमरों में होती हैं। वो खिड़की से बाहर देख थकी हुई महसूस कर रही हैं और सोच रही हैं कि कहीं उन्होंने ज्यादा तो नहीं पी ली। लेकिन वो सोचती हैं कि शायद ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार काम के बोझ की वजह से है। काम का यह भारी दबाव एस्फहान की वजह से था, जो एक दुश्मन देश है, जहां का राजा समरकंद लगातार इकट्ठा कर रहा है अपनी एक बड़ी सेना। पर शायद वो हमला करने के इरादे से ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि घने जंगलों के रास्ते हमला करना सीधे सीधे मौत को बुलावा देने जैसा होगा। ठीक उसी पल क्वीन के सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। उन्हें ये बात अजीब लगती है, क्योंकि उनके शरीर का माना तो शराब के असर को बेअसर कर देना चाहिए था। पर जल्द ही उनके लिए अपनी धड़कनों और सांसों पर काबू पाना मुश्किल होने लगता है। वो इस जहर के असर को खत्म करने के लिए अपने माना को पूरे शरीर में घुमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उनके दिल में एक बहुत ही तेज दर्द उठता है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे शरीर में माना का बहाव नहीं कर पाती। अब क्वीन को पूरा यकीन हो जाता है कि उन्हें जहर दिया गया है और वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं, ताकि बाहर मौजूद किसी भी शख्स से मदद मांग सकें। तभी सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और उनका नाइट काइलर वहां आ जाता है। क्वीन कहती हैं कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आया है और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन काइलर की मदद का तरीका कुछ और ही होता है, जिससे क्वीन इस धोखे को देखकर दंग रह जाती हैं। दूसरी तरफ लॉयड अभी भी बैंक्वेट में है और झावियर से कहता है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है। वो तलवारबाज बिना कोई सवाल पूछे बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जिससे लॉयड हैरान रह जाता है कि उसने ये तक नहीं पूछा कि आखिर बात क्या है। वो पूछता है कि क्या झावियर एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन को बेहोश कर सकता है। झावियर समझ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, पर वो उसे थोड़ा होश में आने को कहता है और बोलता है कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो कोना मुड़ते हैं, उनके सामने लाशों का ढेर लगा होता है। कमरे के अंदर काइलर क्वीन को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जहर के असर में होने के बावजूद वो खुद को बचाने में कामयाब रहती है। वो उससे पूछती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर बदले में उन्हें मिलता है पेट पर एक जोरदार लात। अब काइलर तैयारी करता है अपने आखिरी वार की, लेकिन तभी उसे रोक दिया जाता है झावियर के जरिए, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। काइलर हमला करता है, पर हमारा तलवारबाज खुद का बचाव कर लेता है, जिससे हैरान होकर काइलर देखता है कि उसने एक झाड़ फानूस की मदद से उसकी तलवार रोक दी है। इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए लॉयड चुपके से क्वीन के पास पहुंचता है और उनका मुंह दबा देता है, ताकि वो कुछ बोल न सके। इसके बाद वो अपनी कोर तकनीक का इस्तेमाल करके जहर सोखने लगता है। उधर झावियर लगातार वक्त खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काइलर अब कोई मजाक नहीं कर रहा और अपनी तलवार की औड़ा को एक्टिवेट कर लेता है। झावियर समझ जाता है कि अगर उसने ये तकनीक पूरी कर ली तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो तुरंत उस झाड़ फानूस को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे औरा बनने का प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। वो हवा में ही उस झाड़ फानूस को वापस लपक लेता है और अपनी ब्लेस्ड माना से हमला कर देता है, जिसे देखकर काइलर भी उसके माना के टैलेंट का कायल हो जाता है। लेकिन असली लड़ाई का तजुर्बा अभी भी झावियर के पास कम था और काइलर इसी बात का फायदा उठाकर हवा में ही उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका झाड़ फानूस तो कटता ही है, साथ ही उसकी छाती पर भी गहरा घाव आ जाता है। उधर लॉयड लगातार जहरीले माना को सोखने में लगा हुआ था। इस वक्त वो सिर्फ झावियर की जीत की दुआ ही कर सकता था, वरना वहां मौजूद हर कोई मारा जाता। काइलर जानता था कि ये घाव ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए वो बिना वक्त गंवाए दूसरा वार करने के लिए आगे बढ़ता है।
पर हमारा ये सिरफिरा तलवारबाज मौत से डरने वालों में से नहीं था। वो सीधे उसकी तरफ झपट पड़ता है और ऐन मौके पर उसके वार से खुद को बचा लेता है। तभी झावियर जोर से पैडम का नाम पुकारता है, जो तुरंत उसकी तरफ एक तलवार उछाल देता है। अब हाथ में तलवार आते ही वो उस मास्टर तलवारबाज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। झावियर एक बार फिर अपनी ब्लेस्ड माना का इस्तेमाल करके धमाका सीधे काइलर की तरफ मोड़ देता है। काइलर किसी तरह खुद का बचाव तो कर लेता है, पर उस धमाके के झटके से पीछे जा गिरता है। वो पूरी तरह हैरान और डरा हुआ था कि आखिर खावियर एक तोप जैसी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कुछ सोच पाता, माना का एक और जोरदार धमाका उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहता है। अब हेवियर चारों तरफ से हमला करने का फैसला करता है और अपनी ब्लेस्ड माना को कई छोटे छोटे धमाकों में बांट देता है, जिससे उस मास्टर तलवारबाज की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे भागने लगता है। इसी बीच लॉयड लगातार उस जहर को अपने अंदर सोखने की कोशिश में लगा रहता है। क्वीन हैरान होकर सोचती है कि ये कैसे मुमकिन है। वो तो सिर्फ जहर से दूषित हुए माना को ही अपने अंदर खींच रहा है। पर इससे पहले कि वो पूछ पाती कि उसने ये हुनर कहाँ से सीखा, हमारा हीरो उन्हें चुप रहने को कह देता है, जिससे महारानी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उन्हें डांटने की हिम्मत की थी। लेकिन तभी लॉयड को खून की उल्टियां करते देख वो सोचने लगती हैं कि क्या वो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। उधर बैंक्वेट हॉल में एक जबरदस्त धमाका होता है और काइलर पीछे की तरफ जा गिरता है, जहां से वो झावियर को धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। उस मास्टर तलवारबाज को समझ आ जाता है कि वो अकेले उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चिल्लाकर गार्ड्स से कहता है कि झावियर एक घुसपैठिया है जिसने क्वीन की जान लेने की कोशिश की है। अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से हमारा ये छोटा मॉन्स्टर कई सारे एलीट गार्ड्स को हवा में उड़ा देता है और थोड़ा सा माना इकट्ठा करके एक धमाका करता है, ताकि वो सब दूर ही रहें। काइलर ने इतिहास में कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा कर सके, और वो इस बात से डर जाता है कि कहीं ये लड़का आगे चलकर स्वॉर्ड मास्टर न बन जाए। लेकिन वो ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से झावियर का काम तमाम करने का फैसला करता है। उसकी तलवार की औरा को देखकर झावियर समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। तभी काइलर अपनी तलवार घुमाते ही जमीन के पत्थर हवा में तैरने लगते हैं और अगले ही पल झावियर उस औरा के झटके से दूर जा गिरता है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। तभी काइलर उसका काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक उसी वक्त हमारा हीरो सारा जर सोखना खत्म कर लेता है, लेकिन उसका शरीर इस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो काला खून उगलने लगता है और क्वीन कहती है कि वो इस तरह मारा जाएगा और उसे अपना सारा माना अपने हाथ में इकट्ठा करने को कहती है। लेकिन हमारा ये खुदाई करने वाला बंदा अपना हाथ खोने से साफ मना कर देता है, क्योंकि बिना हाथ के खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा। लॉयड तुरंत एक बटर नाइफ उठाता है और माना ब्लास्ट को अपनी पूरी ताकत से एक्टिवेट कर देता है, जिससे सारा जहर एक ही झटके में बाहर निकल जाता है। ये धमाका इतना जबरदस्त होता है कि महल का एक हिस्सा तबाह हो जाता है, जिससे कायलर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी ताकत आई कहां से। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाए, झावियर दोबारा खड़ा हो जाता है, दूसरे राउंड के लिए तैयार। उसने लॉयड से एक वादा किया था और उसे हर हाल में उस वादे को निभाना है। रॉयल कैपिटल में जावियर खुद मानता है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक किसी काम का नहीं रहा। उसे लॉयड का गार्ड होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़कर उस विशालकाय टाइटन की तरफ भाग गया। इसी वजह से और अपनी कमजोरी के कारण वो अब खुद को एक नाइट की जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं समझता। लॉयड उसे ज्यादा चिंता न करने को कहता है, क्योंकि वो उसकी सैलरी से 6 महीने के पैसे काट लेगा, जिससे जावियर उसकी इस बेशर्मी को देखकर दंग रह जाता है। शायद अपने मालिक की ये बेशर्मी अब इस तलवारबाज पर भी चढ़ने लगी है, क्योंकि वो सैलरी कटौती को घटाकर 3 महीने करवाने की कोशिश करता है। वो वादा करता है कि वो 1 साल के अंदर स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा, लेकिन हमारा हीरो ताना मारता है कि ये बातें उस इंसान के मुंह से बहुत बड़ी लग रही हैं, जो 10 पाउंड वजन घटाने का अपना वादा तक पूरा नहीं कर पाया। फिर भी लॉयड उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे स्वॉर्ड मास्टर बनने के पीछे का तरीका समझाने लगता है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही झावियर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो ये काम उसकी मदद के बिना करना चाहेगा। वो पूरे पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन काइलर की तलवार उसके आर पार हो जाती है, जो इस बात से हैरान है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। कोई आम इंसान होता तो उस औरा के लगते ही उसके चिथड़े उड़ जाते, लेकिन हमारे इस होनहार योद्धा ने अपने बचाव के लिए अपने सारे माना को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया था। कायलर उसके और भी करतब देखना चाहता,
लेकिन उसके पास अब वक्त की कमी है। तभी झावियर के शरीर में आग लगने लगती है, पर फिर भी वो किसी तरह कायलर के हाथों को कसकर पकड़ लेता है ताकि वो भाग न सके। वो ऑरा उसके शरीर को झुलसा रही है, लेकिन कायलर का हाथ पकड़े हुए ही वो किसी तरह उसकी ऑरा को सीधे उसके माना हार्ट से सोखने लगता है। खतरे को भांपते हुए जो बिना किसी हलचल के सीधे जमीन पर जा गिरता है। यहाँ तक कि उस मास्टर तलवारबाज को भी उसकी सांसें चलती हुई महसूस नहीं होती। चूंकि कायलर पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है, वो क्वीन का सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है झावियर के जरिए, जो अचानक फिर से उठ खड़ा होता है। झावियर कहता है कि अब वो माना को अच्छी तरह समझ चुका है और वो एक्टिवेट करता है अपनी ऑरा को, जिससे एक नई तलवार की ब्लेड बन जाती है। ये देखकर कायलर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा मनहूस बच्चा नहीं देखा था। झावियर अपनी तलवार की ऑरा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो विशाल रूप ले लेती है और वो तुरंत हमला कर देता है। वो तलवारबाज खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन झावियर की ऑरा की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता और उसका हाथ लगता है। तभी बाकी गार्ड्स वहां आ जाते हैं। झावियर आदेश देता है कि सब पीछे हट जाएं, क्योंकि वो लोग एक स्वॉर्ड मास्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। उधर कमरे में क्वीन लॉयड को लेकर बेहद परेशान है, जिसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। तभी हमारा हीरो धीरे धीरे होश में आता है और उसे पता चलता है कि अब उस पर किसी जहर का असर नहीं होगा और वो अपने आसपास के माहौल से माना सोख सकता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये काबिलियतें वाकई कमाल की है, लेकिन उसके अजीब और डरावने चेहरे को देखकर क्वीन बिना सोचे समझे उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है। वो हैरान रह जाता है कि उसे बिना किसी वजह के क्यों पीटा गया और खुद क्वीन को भी समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बस इतना कहती हैं कि उसका चेहरा देखकर उनका हाथ अपने आप उठ गया। खैर, इस बात को किनारे रखते हुए वो पूछती हैं कि क्या वो ठीक है और खड़ा हो सकता है, लेकिन माना के उस भारी धमाके की वजह से हमारा हीरो पूरी तरह कमजोर हो चुका था। अब इकलौता रास्ता यही था कि वो आसपास के माहौल से माना सोखने की अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करे। यहाँ तक कि वो पास खड़ी क्वीन के शरीर से भी माना खींचने लगता है। माना सोखने की इस अजीबो गरीब ताकत को देखकर वो घबरा जाती हैं और हमारे हीरो का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। फिर क्वीन इस बात को मान लेती हैं और कहती हैं कि वो जितनी चाहे उतनी माना ले सकता है, बस वो जाकर अपने नाइट की मदद करे। कुछ ही मिनटों में वो आखिरकार अपनी पूरी एनर्जी वापस पाने में कामयाब हो जाता है। लॉयड को अपना शरीर काफी हल्का महसूस होता है, जैसे वो पूरी तरह ठीक हो चुका हो। लेकिन इससे पहले कि वो खुशी मनाता, उसे याद आता है कि उसे झावियर की मदद करने जाना है। जब वो क्वीन की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि उनके शरीर की सारी माना खत्म हो चुकी है। मजंता कहती हैं कि वो बाकी बातें बाद में पूछेंगी, अभी सबसे जरूरी काम काइलर को रोकना है। हमारा हीरो उन्हें अपनी पीठ पर बिठाता है और झावियर की तरफ बढ़ जाता है। क्वीन जानती थी कि वो ताकतवर है, लेकिन एक स्वॉर्ड मास्टर का सामना करने के लिए इतना काफी नहीं था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लग रहा था। पर जैसे ही वो कोने से मुड़ते हैं, उन्हें झावियर दिखाई देता है, जो गार्ड्स का सामना कर रहा था। उसी पल हमारे हीरो की नजर तलवार की औरा और जमीन पर दर्द से कराह रहे काइलर पर पड़ती है। तभी क्वीन गार्ड्स को अपने हथियार नीचे करने का आदेश देती हैं और बताती हैं कि ये दोनों हीरो हैं जिन्होंने गार्ड्स की गद्दारी से उनकी जान बचाई है। ये सुनकर सभी सारे गार्ड्स एक कतार में खड़े हो जाते हैं और क्वीन ऐलान करती हैं कि जो कोई भी इस बैंक्वेट में शामिल हुआ था, उन सभी की जांच की जाएगी। इधर लॉयड पूछता है कि क्या वो सच में एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया है, तो झावियर बड़े आराम से हाँ कहता है। वो कहता है कि जब उसका मालिक खुद को बार बार खतरों में डालता रहेगा, तो अपना फर्ज निभाने के लिए उसे इतना तो करना ही पड़ेगा। अपनी इन सभी शानदार उपलब्धियों की वजह से सिस्टम में एक नया फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे प्रेस सिस्टम कहा जाता है। जब भी वो कुछ कमाल का काम करेगा, उसे एक टाइटल मिलेगा और इस टाइटल के साथ एक एबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस एबिलिटी से मिलने वाला बूस्ट इतना जबरदस्त होगा। इसके अलावा सिस्टम उसे सीपी भी देता है, लेकिन लॉयड को सिस्टम से काफी मिन्नतें करनी पड़ती हैं ये जानने के लिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तब उसे पता चलता है कि इस सीपी का इस्तेमाल आखिरी स्पॉइलर देखने के लिए किया जा सकता है। अपने कमरे में वापस आकर लॉयड थकान की शिकायत करता है, क्योंकि जांच की वजह से वो पिछली रात सो नहीं पाया था। तभी जूलियन पूछता है कि क्या उन्हें इस साजिश के पीछे के असली गुनहगार का पता चला, लेकिन लॉयड बताता है कि उन्होंने किसी ऐसे बैरियर का इस्तेमाल किया था जो सच उगलवाने वाले स्पेल को काम नहीं करने देता। इस वजह से उसे कुछ समय और शाही राजधानी में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि नॉवेल में भी इस मर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
सिवाय इसके कि ये घटनाएं 3 साल बाद होने वाली थीं। तभी जूलियन पूछता है कि क्या झावियर से अभी भी पूछताछ की जा रही है, जिस पर उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसे अलग से बुलाया है क्योंकि वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। जूलियन को ये बात पता नहीं थी कि झावियर इतना आगे बढ़ चुका है और वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन लॉयड उसे समझाता है कि ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात थी, क्योंकि आखिर उसी ने तो लॉर्ड काइलर को हराया था। दूसरी तरफ हम महारानी को हमारे जांबाज योद्धा को उसके इस कारनामे के लिए शुक्रिया अदा करते हुए देखते हैं, और वो उसे रॉयल नाइट बनने का ऑफर देती हैं, क्योंकि वहां एक जगह खाली थी। इधर जूलियन को डर सता रहा है कि कहीं झावियर उन्हें छोड़कर न चला जाए, लेकिन लॉयड कहता है कि वो फ्रोंटेरा परिवार के इस योद्धा को ठीक से जानता नहीं है। वहां झावियर समझाता है कि वो बैरन फ्रोंटेरा का नाइट है और हमेशा लॉयड के साथ ही रहना चाहता है। इस पर क्वीन साफ कह देती हैं कि ये कोई गुजारिश नहीं, बल्कि एक शाही हुक्म है, और क्वीन के हुक्म को टालना सीधे सीधे गद्दारी माना जाता है। हमारा ये ईमानदार नाइट बस अपने बैरन को एक आखिरी विदाई पत्र भेजने की इजाजत मांगता है, जिससे क्वीन को समझ आ जाता है कि वो उनकी सेवा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये देखकर कि वो झावियर को अपने पास नहीं रख पाएंगी, वो उसे इजाजत दे देती हैं कि नाइट बना रहे। झावियर उनकी इस दयालुता के लिए शुक्रिया अदा करता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। वहां वो जूलियन से मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उनके परिवार को छोड़कर जा रहा है। लेकिन झावियर उसे फिक्र न करने को कहता है, क्योंकि वो हमेशा उनका ही नाइट रहेगा। इधर क्वीन को एहसास होता है कि फ्रोंटेरा की जमीन के लोगों के मामले में उनकी किस्मत वाकई खराब है। आखिरकार रात हो जाती है और लॉयड घास पर लेटे हुए उन एबिलिटीज को चेक कर रहा है जो उसे अलग अलग टाइटल्स से मिली है। उसकी कई बड़ी कामयाबियों ने उसे कई सारे टाइटल्स दिलाए। भरोसा, ये सभी टाइटल्स उसे सीपी यानी कैरेक्टर पॉइंट्स देते हैं, लेकिन ये सिस्टम में महीने में सिर्फ एक बार पूर्णिमा की रात को ही जुड़ते हैं। आसमान में चमकते चांद को देखकर आखिरकार उसका सीपी जमा हो जाता है और वो आखिरी स्पॉइलर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, उसके आसपास का पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जब तक कि अचानक उस अंधेरे की जगह अचानक चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। थोड़ा आगे चलने पर उसे एहसास होता है कि वो फ्रंटेरा की जमीन पर है, लेकिन वो खूबसूरत जगह अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वहां के लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर लॉयड भागने लगता है और खुद से पूछता है कि ये कैसा अंत है। वो सिस्टम से कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे उसे जो दिखाई देता है वो उसके होश उड़ा देता है। हमारा ही देखता है कि लॉयड और खावियर जमीन पर पड़ी दो लाशों को घूर रहे हैं, जिन्हें वो तुरंत पहचान लेता है कि वो बैरन और बैरनेस हैं। इस इल्यूजन में लॉयड पूरी तरह टूट चुका है और किसी को न बचा पाने के लिए माफी मांग रहा है, जिससे हमारा हीरो इस तरह के अंत को देखकर और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसका सामना कीड़ों के एक बहुत बड़े झुंड से होता है। तभी खवियर आगे बढ़कर उसके पास आता है और हमला करने की तैयारी करता है। अपनी स्वॉर्ड ऑरा से टिड्डियों के उस झुंड पर वो एक के बाद एक 3 वार करता है, जिससे हमारे हीरो को लगता है कि उसने वाकई उनसे छुटकारा पा लिया है। लेकिन वो झुंड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। ठीक उसी पल लॉयड की आंखें घास के मैदान पर खुलती हैं और वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो खुद से पूछता है कि क्या उसने जो देखा वो सच था, और ये एहसास होते ही कि ये सब सच में होने वाला है, वो सीधे क्वीन की तरफ भागता है। उस स्पॉइलर में उसने कहा था कि अगर वो थोड़ा पहले पहुंच जाता तो इस तबाही को टाल सकता था, लेकिन लॉयड को ये नहीं पता कि उसे कितना पहले पहुंचना होगा। इसलिए वो बिना वक्त गवाए जितनी जल्दी हो सके वहां जाने का फैसला करता है। वो सीधे क्वीन के ऑफिस में जाता है और उन्हें बताता है कि सारे इलाके मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब दुश्मन देश की साजिश है। वो मॉन्स्टर्स के जरिए एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मॉन्स्टर्स को जंगल से खदेड़कर उन्हें पश्चिमी इलाके की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया जा सके। किताब के मुताबिक ये सब 3.5 साल बाद होने वाला था, लेकिन अभी भविष्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। क्वीन को पहले से ही एस्फहान की हरकतों का अंदाजा था और उन्हें भी लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे हीरो को उनकी इन हरकतों के बारे में कैसे पता चला। उस पर लॉयड को लगता है कि उसने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन वो तुरंत ही उसके ब्लड बॉन्ड की वजह से वो कहता है कि ऑक्स के साथ उसके ब्लड बॉन्ड की वजह से उसे एस्फहान और उस जानलेवा हमले की कोशिश के बारे में जानकारी मिली थी। उसने बस काइलर को कुछ अजीब हरकतें करते देखा और मामले की जांच करने का फैसला किया। रही बात उस मैना की, जिसे उसने सोख कर आसपास की जगह को तबाह कर दिया था, तो वो सीधे कह देता है कि ये उसने अपने जीनियस नाइट झावियर से सीखा है, और चूंकि वो खुद भी थोड़ा समझदार है,
इसलिए वो इस एबिलिटी को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। क्वीन को एहसास होता है कि उसकी कही हर बात सच लग रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसने ये सब अभी-अभी मनगढ़ंत बनाया हो। तभी ठीक उसी वक्त उसका टाइटल एक्टिवेट हो जाता है। इसदी यकीन दिलाने की एबिलिटी मिल जाती है। लॉयड उनकी इस दरियादिली के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जैसे ही वो इस हमले को रोक देगा, वो इस कामयाबी का सारा क्रेडिट उन्हें दे देगा, जिससे उस जानलेवा हमले की वजह से शाही ताज पर लगा दाग धुल जाएगा। क्वीन को आज तक हमारे हीरो जैसा कोई शक के घेरे में रहने वाला इंसान नहीं मिला था, लेकिन वो खुश हैं कि दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। इसके बाद लॉयड और झावियर फ्रंटेरा के इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। घोड़ों की टांगों को जादुई ताकत से मजबूत किया गया था रहे थे, और इस वजह से लॉयड का पहले से ही अजीब दिखने वाला चेहरा हवा के दबाव से और भी बिगड़ रहा था। पूरी रात का सफर तय करने के बाद आखिरकार वो बिल्कुल सही वक्त पर अपने इलाके में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आसमान में टिड्डियों का झुंड दिखाई देने लगा था। आसमान में काले बादलों की तरह मंडराते इस झुंड को देखकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वहां लॉयड आ जाता है। वो उनसे घरों में छिपने के लिए कहता है और सबसे बड़ा पतीले का ढक्कन मांगता है। उधर टिड्डियों का ये खतरनाक हमला जारी रहता है और वो पूरे शहर में तेजी से फैलते हुए बैरॉन के घर तक में घुस जाती हैं। वहां से गुजर रही एक नौकरानी इन कीड़ों को देखकर बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी बैरोनेस आकर उसे बचा लेती हैं, जो एक कुर्सी उठाकर उस कीड़े को कुचल देती हैं। तभी अचानक कई और कीड़े हवेली के अंदर घुस आते हैं। वो दोनों डर के मारे भागने लगती हैं, और जब बैरोनेस खिड़की से बाहर झांक कर देखती हैं, तो उन्हें दिखता है कि टिड्डियों का वो झुंड इतना बड़ा है कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया है। तभी बैरोन वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बायरन और बाकी सैनिकों के पास चली जाए। लेकिन जैसे वो हवेली का दरवाजा खोलते हैं, तो वो अपनी तरफ बाहर मौजूद सभी टिड्डियों का ध्यान खींच लेते हैं। बायरन शहर की गलियों में दौड़ते हुए अपने सैनिकों को बैरन की हवेली की सुरक्षा करने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सभी गांव वाले भी खतरे में हैं। ये देखकर वो बॉडीगार्ड उलझन में पड़ जाता है कि वो बैरन की रक्षा करे या आम लोगों की। तभी बायरन को अपने मालिक के साथ हुई एक बातचीत याद आती है, जहां बैरन ने उसे सलाह दी थी कि अगर कभी भी उनके इलाके पर कोई खतरा आए, तो सबसे पहले लोगों की जान बचाना। वो योद्धा तुरंत एक नागरिक को बचाने के लिए दौड़ता है जिस पर हमला हो रहा था, लेकिन आखिर में वो खुद पूरी तरह से घिर जाता है। वो जानता है कि अकेले इन सभी टिड्डियों का सामना करना नामुमकिन होगा। उधर इन हमलावरों से बैरन के साथ मिलकर लड़ने के लिए ऑर्क्स भी आ जाते हैं। चूंकि वो योद्धाओं का एक कबीला है, इसलिए वो अपने खून के भाइयों के साथ किए गए वादे को निभा रहे थे। हर कोई अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए जी जान से लड़ रहा था। और जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होता है, तभी लोगों को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो टिड्डियों का ध्यान भटका रही थीं। लॉयड चिल्लाते हुए कहता है कि इन कीड़ों को तो किसी म्यूजियम में होना चाहिए, और वो हाथ में एक पतीले का ढक्कन पकड़े हुए था ताकि झावियर उसे जोर जोर से पीट सके। उस ढक्कन पर होने वाले धमाके की आवाज से टिड्डियों का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है, जिससे वो शहर पर हमला करना छोड़कर उनके पीछे भागने लगती हैं। झावियर ध्यान देता है कि वो टिड्डियां बिल्कुल सही तरीके से उनके पीछे आ रही हैं, जैसा कि उसने कहा था। लॉयड बोलता है कि उन्हें पूरे शहर का चक्कर लगाना चाहिए और तबाही मचाने वाली हर एक टिड्डी को अपनी तरफ खींचना चाहिए। हमारा हीरो अपने तलवारबाज को ढक्कन पर और जोर से मारने का हुक्म देता है, लेकिन वो काफी चिढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि झावियर इस काम में मजे ले रहा है। शुक्र है उस नॉवेल का, जिससे वो जानता है कि टिड्डियां इस तरह के तेज शोर की तरफ खींची चली आती हैं, और उसका इरादा सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने तक ही सीमित नहीं है। वो लेकोना परिवार को भी इस हमले से बचाना चाहता है। झावियर इस बात से हैरान है कि इतनी नाजुक हालत में भी वो अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है, लेकिन लॉयड असल में अपनी पानी की सप्लाई नहीं खोना चाहता। उधर विस्काउंटी में लकोना इस हमले से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और लकोना को चेतावनी देता है कि इस महीने पानी का बिल लेट करने के बारे में सोचना भी मत। हवियर पूछता है कि क्या उनका प्लान टिड्डियों को इमारतों के बीच से ले जाकर उस झुंड को एक जगह इकट्ठा करने का था, लेकिन हमारा हीरो तो बस उस विस्काउंट की तरह ही कमीनापन दिखाना चाहता था। टिड्डियों को आकर्षित करते हुए लॉयड बार बार अपना और फ्रंटेरा का नाम चिल्ला रहा है। वो तलवारबाज उसे अपनी ताकत बचाने और चिल्लाना बंद करने को कहता है, लेकिन फिर से ये सब तो बस इसलिए है ताकि हर कोई जान सके कि उनका मसीहा कौन था। यहाँ तक कि झावियर को ही समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को क्या बीमारी है। पर चूंकि उन्होंने ज्यादातर टिड्डियों को अपनी तरफ खींच लिया है हुए, उनका रास्ता टिड्डियों के एक और झुंड ने रोक लिया है। लेकिन जाहिर है कि एक मास्टर तलवारबाज के लिए ये झुंड कुछ भी नहीं है। खवियर बस वहां से गुजरता है
और रास्ते में आने वाले हर एक कीड़े को काट डालता है। आगे बढ़ते हुए लॉयड को एहसास होता है कि घोड़े अब और नहीं दौड़ सकते, इसलिए वो एक जबरदस्त आइडिया लगाता है और सीधे कूद पड़ता है खवियर की पीठ पर और उसका इस्तेमाल अपने घोड़े की तरह करने लगता है। इस बात से बुरी तरह चिढ़ा होने के बावजूद खवियर उसकी बात मानकर दौड़ने लगता है। लेकिन वो लोग उस टिड्डियों के झुंड से तेज नहीं भाग पा रहे थे और पकड़े ही जाने वाले थे कि तभी लॉयड आवाज लगाकर बुलाता है बंगुल और हमाम को, जो पानी से बाहर निकल आते हैं। उसी वक्त हमाम अपने ज्वालामुखी वाले पाद का इस्तेमाल करके भारी तादाद में इन मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। लेकिन फिर भी ये उन सबको पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए हिप्पो जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल एक कीटनाशक की तरह करता है ताकि और भी ज्यादा कीड़ों का खात्मा किया जा सके। अब तीसरे राउंड की बारी हमारे हीरो और हवियर की थी, जो बची हुई टिड्डियों का सफाया करने के लिए एक साथ मैना ब्लास्ट और ऑरा का इस्तेमाल करते हैं। खवियर कहता है कि उन्होंने ज्यादातर टिड्डियों का काम तमाम कर दिया है, लेकिन अब भी कम से कम 1000 बची हुई हैं। लॉयड उसे फिक्र न करने को कहता है, क्योंकि उनकी मदद के लिए सेना आ रही है। तभी 300 ऑर्क योद्धा और सफेद घुड़सवार सेना के 500 सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। बाकी का काम वो उन पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी और चीज की फिक्र करनी होगी। वैसे भी मॉन्स्टर्स का ये डोमिनो इफेक्ट कभी सिर्फ एक वेव के साथ खत्म नहीं होता। इसी बीच सफेद घुड़सवार सेना के सैनिक अपना काम बखूबी करते हैं। वहीं मिशिशन नाइट्स की तलवारों पर फायर स्पेल का जादू फूंक देते हैं, जिससे इन कीड़ों पर काबू पाना काफी आसान हो जाता है। उधर ऑर्क्स को तो जादू की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ एक नुकीले डंडे से ही एक बार में तीन तीन कीड़ों को चीर डालते हैं। और चूंकि वो प्रोटीन के दीवाने थे, इसलिए वो इन कीड़ों को भूनकर तुरंत खाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स मिल गया है। तभी वो मैड, जिसे पहले एक ऑर्क ने बचाया था, उसे लाकर देती है शुक्रिया के तौर पर एक फूल, जिससे वो योद्धा काफी खुश हो जाता है। उधर बैरन और बैरनेस भागते हुए अपने बेटे के पास आते हैं, इस चिंता में कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, और उसे गले लगाकर पूछते हैं कि उसे लोगों को बचाने का इतना शौक क्यों है। लेकिन असल में हमारे हीरो ने ये सब सिर्फ अपने रिटायरमेंट के प्लान के लिए किया था। सब कुछ बस उसके अपने फायदे के लिए था। खैर, अब उसे दूसरी वेव की तैयारी करनी थी। रात के वक्त सफेद घुड़सवार सेना का कमांडर वहां आता है और पूछता है कि आखिर लॉयड ने उसे इस वक्त क्यों बुलाया है। पहले तो वो टिड्डियों के खात्मे में मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो नाइट उसे बकवास न करने को कहता है। कोई भी देख सकता था कि वो लोग तो बस सफाई करने आए थे। विले लार्डी कहता है कि एक इंजीनियर होने के बावजूद वो एक बेहतरीन रणनीतिकार है। फिर भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उसने मिसिसियंस को वापस भेज दिया और घुड़सवार सेना को रुकने को कहा। एक नाइट के लिए सबसे बड़ा गर्व रानी के सम्मान के लिए लड़ना और मरना होता है, इसलिए उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि लॉयड ने उसे ऐसा करने से रोका। असल में नाइट ने घावियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस रानी के सम्मान की रक्षा करते हुए जो खुद बुराई की राह पर चल पड़ी थी। उस वक्त घावियर कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन नहीं था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। इस किरदार के लिए इज्जत तब और बढ़ गई जब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने सिर्फ यही दुआ की कि कोई रानी के बुरे कामों को रोक दे। अपनी अटूट वफादारी और एक सच्चे योद्धा वाले इस नाइट की जरूरत ऐसे ही संकट के समय में है। लॉयड जानता है कि अगर वो बातों को घुमाता रहा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो एक द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूल का प्रस्ताव रखता है। अगर वो जीता तो सफेद घुड़सवार सेना को उसकी बात माननी होगी, और अगर वो हारा तो वो तुरंत रानी के पास वापस जा सकते हैं। वले लार्डी कहता है कि वो रानी के आदेश के बिना किसी आम नागरिक से कभी नहीं लड़ सकता, लेकिन हमारा हीरो उसे याद दिलाता है कि इस वक्त वो उन्हें कमांड कर रहा है और ये उसका आदेश है। नाइट पूछता है कि क्या उसके पास कोई हथियार है। जाहिर है लॉयड अपनी कुदाल दिखाता है। इस बार नाइट उसे कम आंकने की गलती नहीं करता। वो जानता है कि इसी कुदाल ने फ्रंटेरा की संपत्ति की रक्षा की थी। भले ही लॉयड तीसरे मैना सर्कल तक पहुंच चुका था, फिर भी इस ड्यूल को जीतने की उसकी उम्मीदें ना के बराबर थीं। हमेशा की तरह उसके पास जीतने की एक चाल थी। नाइट कहता है कि उनके लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए अगर उसने एक भी हमले को चकमा दिया तो वो खुद को हारा हुआ मान लेगा। उसकी बात खत्म होते ही हमारा हीरो हमले की तैयारी करता है। वो इस्तेमाल करता है अपनी पूरी मैना के साथ माना ब्लास्ट का, जिससे नाइट को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। ये भयानक हमला सीधे जाकर एक पहाड़ से टकराता है और उसमें एक बहुत बड़ा सुराख कर देता है। लॉयड सीधे गिर पड़ता है जमीन पर, क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन इस आसान जीत पर वो एक शैतानी मुस्कान बिखेरने की ताकत जुटा ही लेता है
और इसी के साथ साम्राज्य के 500 सबसे ताकतवर योद्धा अब फ्रंटेरा बैरोनी के कर्मचारी बनने वाले थे। बेशक इस बात से बाकी के नाइट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उनके लीडर का कहना था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ड्यूल हार चुका है। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर खावियर पूछता है कि क्या ये तरीका सच में काम करेगा। लॉयड जवाब देता है कि ऑट्स ने खुद इसका टेस्ट किया है, इसलिए ये 100% असरदार तरीका है। और तभी हमें पहाड़ की दीवारों पर एक विशाल मूर्ति बनती हुई दिखाई देती है। कुछ दिनों के बाद आखिरकार दूसरा हमला शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं भी लगी हो तो प्लीज कर ही दीजिए, क्योंकि मेरी नींद तो अब वापस आने से रही। इतनी रातों तक एडिट किया है कि डार्क सर्कल्स ने अब आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। चलिए, अब चलता हूँ, अगली कहानी एडिट करनी है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय पर सो लिया कीजिए।